देखो हमारा पहला टॉपिक यही है, इसका जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं तक पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए असल में संख्याएं क्या होती हैं। हमें पता होना चाहिए असल में संख्या यानी कि जो नंबर हैं वो क्या होते हैं और अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो याद रखना हमारी जो संख्याएं होती हैं, ये हमारी जो संख्याएं जो हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, ये बताओ ज़रा कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कभी अगर पूछ दिया जाए कितने प्रकार के होंगे, केवल 2 प्रकार होते हैं। वो अंक होते हैं जो तुमने 9 बताए, वो क्या होते हैं 1 2 3 करके जो बता रही वो सब क्या है, वो सब अंक हैं। वो क्या है, अंक हैं। अब वो अंक हैं, जैसे 12 पूछा जाए 12 कितने अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या, ऐसे बताओगे, वो तो अंक हो गए ना, 1 और 2 करके आ गया तो वो अंक हो गए। अगर हम संख्याओं की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहली कौन सी हो जाती है, पहली होती है वास्तविक संख्याएं, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पहली कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स, जिनको क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरी जो होती हैं, दूसरी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं। दूसरी कौन सी हो जाती हैं, काल्पनिक संख्याएं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। थोड़ा वो लिखते चलोगे तो अभी उसमें जब इंग्लिश करोगे तो उसमें थोड़ा आराम मिलेगी करते समय। 2 प्रकार बताए, कौन कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। हम पूरा 9th और 10th का जो सिलेबस है वो इसी पे आधारित है। क्लास 9th का और 10th का जो भी सिलेबस है वो इस पे आधारित है। ये काल्पनिक संख्याएं जब तुम कक्षा 11 या 12 में तुम अगर मैथ ले रहे हो तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, वरना इनको पढ़ने की ज़रूरत तुमको नहीं पड़ेगी। काल्पनिक संख्या तुम एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि हमने मान लिया काल्पनिक संख्याओं के लिए ऐसे दे दिया x² + 15 = 0, ऐसे दे दिया, या फिर हमने प्लस का 5 ले लिया ऐसे। क्या ये देखो इधर प्लस का है तो थोड़ा सा पक्षांतर वाला हिस्सा कल समझ में आया था। क्या बताया था, कोई संख्या अगर एक तरफ प्लस के दूसरी जाती कैसी होगी, माइनस की। तो क्या x² बराबर पे कितना, -5 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो घात चढ़ी है, इसको हम स्क्वायर यानी कि वर्ग कहते हैं। जब एक तरफ वर्ग लगा हो तो बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल कितना, -5 हो गया। इस संख्या पे -5 पे क्या लग गया, -5 पे वर्गमूल लग गया। तब जो ये संख्या निकल के आई, यही हमारी क्या है, तब ये हमारी है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या असल में क्या होती है, वो संख्याएं जो रूट के अंदर हों, कैसी, अभाज्य संख्याएं, जो खुद के अलावा किसी से न कटें, या तो खुद से कटें या तो 1 से कटें। तो अभाज्य संख्या 5 जो है खुद से कटती है या तो 1 से कटती है, अभाज्य है। और माइनस के साथ लिखिए, रूट के अंदर है। तो जब भी कोई अभाज्य संख्या माइनस की रूट के अंदर लिखी हो तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है, यानी कि इमेजिनरी नंबर होते हैं। इतना याद रहेगा। अब जरा देखो वास्तविक संख्या। अब यहाँ से आती है वास्तविक संख्या, इसके कई सारे प्रकार पढ़ोगे और इसमें से पहले सबके नाम लिख लो कौन कौन से आ जाएंगे, या फिर ये ऐसे लिख लो। हम जरा वास्तविक संख्या एक पास से बना के कराते चलते हैं। वास्तविक संख्या, ये इन 2 कॉन्सेप्ट समझ में कहाँ क्या होते हैं। जितना लगे कि हाँ ये चीज़ हमको याद नहीं रहेंगी उतना लिखना, बाकी ज़्यादा लिखने की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ठीक, अब जरा देखो हमें वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ से तुम्हारा मेन काम शुरू होगा। अब यहाँ से तुम्हारी सबसे मेन चीज़ हमने क्या बताई, वास्तविक संख्याएं। हमने बता दिया वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं जो है हमारे रियल नंबर्स हैं। वास्तविक संख्या यानी कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं। अब जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं, इसके अंदर सारी वो संख्याएं आती हैं जो तुम भिन्न में पढ़ते हो। 1/2 पढ़ लिया तुमने दशमलव में पढ़ लिया, 3.5 पढ़ लिया, तुमने माइनस की 1 पढ़ा, माइनस के 2 पढ़ा, माइनस के 5 पढ़ा, ये भी कब किस में आएंगी, वास्तविक में ही आएंगी। तो जितनी भी तुम संख्याएं पढ़ते हो सब किस में आ जाती हैं, वास्तविक में आ जाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में क्या आ जाते हैं, जितनी भी आती हैं, अभी ये इन्हीं संख्याओं को क्या किया गया, कई सारे हिस्सों में बांट दिया गया। इसका सबसे पहले वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसका सबसे पहला टाइप जब पढ़ेंगे, इसके अंदर के भागों को अगर हम देखने लगे तो पहला हिस्सा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये लिखते रहना, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स।
अब प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाती हैं, याद रखना, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ना, ये कितने से शुरू होती हैं। ये पहली चीज़, इसको प्रदर्शित हम एन से करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से दर्शाई जाती हैं। और ये शुरू कितने से होती हैं, 1 से शुरू हो जाएंगी, 1 2 3 करते हुए, और कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब प्राकृतिक संख्याएं जब पढ़ लेते हैं तो दूसरी हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं, दूसरी कौन सी हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। दूसरी कौन सी हो जाती हैं, पूर्ण संख्या। इनको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। अब इनकी बात करें तो इसको हम किससे दर्शाते हैं, इनको W से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। और ये कितने से शुरू होती हैं, इसमें केवल थोड़ा सा अंतर, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक गई थी, इसमें केवल यही सारी होंगी, केवल कितने से शुरू हो जाएंगी, 0 से। केवल 0 से शुरू हो जाती हैं, 2 से नहीं शुरू होती, कोई भी संख्या 2 से नहीं शुरू होगी, कोई भी नहीं। कितने से शुरू हो जाती हैं, 0 से। मतलब हम जब 1 से पूछी जाए तो सब क्या है, 1 से अगर कही जाए, 1 से अनंत तक, वो सब क्या है, वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब 0 से कह दिया जाए अनंत तक तो पूर्ण संख्या। हाँ, ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या जो सारी प्राकृतिक संख्याएं, क्या वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। कहोगे हाँ, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती हैं। लेकिन क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं, नहीं आती हैं, क्योंकि 0 तो बाहर हो गया। दोनों तरफ से घुमा के पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पूर्णांक। इसके बाद कौन सा आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है इसके बाद पूर्णांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, यानी कि इसको बोला जाता है इंटीजर। क्या कहते हैं इसको, इंटीजर कहा जाता है, इसको हम इंटीजर कहते हैं। अब जो इंटीजर होता है, जो पूर्णांक होता है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कितने से शुरू होती है, 0 से तो यहाँ आ गई, 1 से इसमें आ गई। अब ये 2 से नहीं शुरू होती, ये 0 से ही रहेंगी। लेकिन क्या होगा, 0 से ये प्लस में भी जाएंगी, माइनस में भी जाएंगी, प्लस में भी 1 2 3 करते हुए कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। और ये माइनस में भी अनंत तक जाएंगी, माइनस में भी कितने तक जाएंगी, अनंत तक जाती रहेंगी, ऐसे। अब इन्हीं पूर्णांकों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ये जो अंक हैं, इसको 3 हिस्सों में कर दिया गया। 3 हिस्से कौन कौन से, इसको 3 हिस्सों में कर दिया गया। इसको कितने, 3 हिस्सों में कर दिया है। जो हमारे माइनस वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं ऋण पूर्णांक। और जो प्लस वाले हैं उनको धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 है उसको शून्य। 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखो इधर माइनस वाले, इन माइनस वालों को क्या कहा जाता है, इन माइनस वालों को कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक, यानी कि इनको कहा जाता है निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इसमें सब कौन से आ जाते हैं, इसमें सारी कौन सी आ जाएंगी, इसमें आ जाते हैं सब माइनस वाले, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, सब ये सब माइनस वाले आ गए। माइनस में भी जाते रहेंगे सारे अनंत तक। ये सब किस में आ गए, ऋण पूर्णांक में आ गए। किस में आ गए, ऋण पूर्णांक में आ गए। अब इसके बाद जो दूसरा होता है वो आ जाता है शून्य, यानी कि 0। दूसरा टाइप इसका कौन सा है, शून्य यानी कि 0। इसमें कौन सा आता है, इसके अंदर केवल 0 ही आता है। केवल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। तीसरा इसका जो हुआ उसको क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है, धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें ये जो 1 से होंगे, 1 2 3 करते हुए सब जाएंगे। 1 2 3 4 करते हुए कहाँ तक जाएंगे, इसमें अनंत तक जाएंगे। ठीक, अब ज़रा यहाँ पे हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दें। क्या बताओ, सारे जो धन पूर्णांक हैं, क्या वो सारे धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती हैं। सारे धन पूर्णांक क्या प्राकृतिक संख्या के अंदर आते हैं। धन पूर्णांक 1 से शुरू हुए, सारे किस में आएंगे, प्राकृतिक संख्या में। अगर यही कह दिया जाए कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांकों में आती हैं, सारी आती हैं, ये देखो 0 से जा रही हैं, क्या सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या इसमें आते हैं, पूर्णांक में सब आ जाते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुई तो 0 भी तो पूर्णांक में शामिल है, तो ये आ जाएंगे। अगर इसी को उल्टा कर दें, क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या में शामिल हैं, नहीं शामिल हैं, क्योंकि इसमें 0 से तो आ जाएंगे पूर्णांक के अंदर, क्या ये माइनस वाले तो नहीं आएंगे ना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब ज़रा बताओ, अब कभी तुमको पूछ दिया जाए, कहीं भी पूछ दें, बताओ माइनस का 4 बड़ा है या माइनस के 8, कौन सा बड़ा है। नहीं,
माइनस का 8 बड़ा नहीं है, याद रखना। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। जो संख्या 0 के जितना पास होगी वही संख्या बड़ी होगी माइनस में। प्लस में जितनी बड़ी वो उतनी बड़ी है, लेकिन माइनस में जितनी बड़ी संख्या उतनी ही छोटी। तो कौन सी बड़ी है? माइनस का 4 बड़ा है। कभी पूछ दिया जाए बताओ 0 बड़ा है या माइनस का 2 बड़ा है? 0 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है। तो याद रखना। और अगर यही कह दें कि बताओ हमारा 4 बड़ा है या फिर माइनस के 5 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है। तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी उतनी ही छोटी, और प्लस की जितनी बड़ी होती जाएगी वो अपने हिसाब से बढ़ती जाएंगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इतनी चीज़ें समझ में आ गई? नोट करो ज़रा इसको साथ। नोट डाउन करो इसको। इतना ऊपर का तो हो गया ना। अब ज़रा देखो ऊपर ज़रा रब कर देते हैं इसमें। तीन प्रकार हुए। अब इसके बाद कौन सी पता होना चाहिए? इसके बाद पता होना चाहिए परिमेय संख्याएं। कौन सी पता होना चाहिए? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या अगर कहा जाए क्या होता है? परिमेय संख्या यानी कि जिनको हम बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है इनको? रेशनल नंबर्स। साथ में हम इंग्लिश में लिखते चल रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो बता देना, लेकिन दोनों में लिख लेना, क्योंकि तुम्हारा अगर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन तो क्या पता वो इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से पूछने के लिए तुरंत लटका दे। तो अपना दोनों साइड से लिख के रखना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ये सबको पता ही होनी चाहिए एक तरह से। ठीक। अब परिमेय संख्याएं जो होती हैं इनको क्या कैसे पहचानोगे? परिमेय संख्याएं एक तरह से कह सकते हो भिन्न वाली संख्या होती हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं एक तरह से भिन्न वाली संख्या होती हैं। क्या ये बताओ कि क्या सारे पूर्णांक, क्या सारी प्राकृतिक संख्या, क्या सारी पूर्ण संख्या सब भिन्न इसमें परिमेय संख्या में आती हैं? कहोगे सब आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कोई भी संख्या, मान लिया हमें 4 ले लिया, हमने माइनस का 2 ले लिया, हमने 0 ले लिया, कोई भी संख्या ले ली। अब ये देखो प्राकृतिक संख्या में आता है, ये पूर्णांक में आ जाएगा, ये भी पूर्णांक में आ जाएगा और पूर्ण संख्या में भी आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ बताओ, क्या सबके बटे में, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं? ये चीज़ कल समझाई थी कि किसी भी संख्या को हम जोड़ने या घटाने के लिए भिन्न बनाना है तो बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये चीज़ कल समझाई थी। तो क्या इसको हम भिन्न बना सकते हैं आगे भिन्न के रूप में? इन्हीं को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याओं के लिए कंडीशन क्या होती है? किस रूप में होना चाहिए? पी बटे क्यू के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में होना चाहिए। किस रूप में हो? भिन्न के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो। ठीक, पी बटे क्यू के रूप में हो, दूसरी चीज, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए? इसमें जो पी और क्यू आ रहे हैं, कौन? पी और क्यू जो है ये क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब वो माइनस का हो या प्लस का हो या 0 हो, कुछ, केवल पूर्णांक हो, लेकिन क्या 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन परंतु 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सा 0 ना हो? पी ऊपर है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे जो है इसको क्या बोलेंगे? हर। अब इसमें कहा जाता है कि जब हम भिन्न को लिखें, वो सारी भिन्न हमारी जो है पी बटे क्यू के रूप में। देखो ये पी हो गया ऊपर वाला, ये क्या हो गया? क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये इसमें भी ऊपर का पी हो गया, नीचे का क्यू हो गया। सारी जो भिन्न होंगी वो अंश और हर करके 2 भागों में बटी होती हैं। अब इसमें कहा जाता है जो भी सारे जो भिन्न हैं पी बटे क्यू के रूप में होने चाहिए। परिमेय संख्याएं जो भी हैं वो पी बटे क्यू के रूप में हो। लेकिन इसमें जो पी का मान है, इसमें जो ये पी का मान है, ये चाहे जो भी हो, 0 हो, प्लस का हो, माइनस का हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इसमें क्यू का मान है ना, ये जो क्यू का मान है, ये क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या है। 0 के बराबर हो गई तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक। तो परंतु याद रखना, परंतु क्या? क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो। तीसरी चीज, जो हम HCF निकाले ना, HCF मासा निकालना जानते हो ना थोड़ा बहुत? मासा थोड़ा बहुत निकालना आता है ना, कि HCF जो निकले पी और क्यू का, HCF जो निकले पी और क्यू का कितने के बराबर हो? 1 के। परिमेय संख्या के लिए HCF जो है, मासा जो है पी और क्यू का जो भी भिन्न के रूप में लिखा हो, उसका जो मासा निकल के है वो कितना निकल के आना चाहिए? 1 निकल के आना चाहिए। तो ज़रा अच्छा एक एग्जाम्पल ले लें हम। बताओ क्या हमारी, हम 2 से 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। हमने पहला लिख दिया 4/5, दूसरा लिख दिया हमने 4/8, तीसरी लिख दी हमने 1/3 और पांचवी ये लिख दी 5/25। क्या बताओ इनमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या है? सारी परिमेय संख्या है। कन्फर्म है?
सोच लो क्या बताया, पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, सारी हैं भिन्न के रूप में। बटे में जो क्यू का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए, किसी में जीरो नहीं है। लेकिन तीसरी कंडीशन HCF जो निकले, मासा जो निकले एक निकले, मासा जो निकले एक निकल के आए। इसका देखो क्या है, 4 और 5 का अगर हम मासा निकाल दें, 4 का अलग निकाले 5 का अलग निकालें तो HCF कितना निकलेगा, 2 से करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से किया एक बार, 5 से किया एक बार चला गया। HCF क्या, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF इसका क्या होगा, जब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन, देखो यहाँ 2 2 था यहाँ 5 है, कुछ नहीं मिला तो HCF कितना निकला 1। तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि HCF कितना निकला 1। क्या ये परिमेय संख्या है? इसको करके देखोगे, 4 को हमने लिया, 4 का अलग निकाल देते हैं, 2 से करोगे 4 बार, 2 से किया 2 बार गया, 2 से किया एक बार। 8 को अगर करें 2 से करेंगे 4 बार जाएगा, और 2 से करेंगे 2 बार, और 2 से किया एक बार। HCF कितना निकलेगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 आ गया, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, फिर से 2 आ गया, तो HCF कितना निकल गया 4। क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि HCF कितना होना चाहिए 1। ये अभी नहीं है, लेकिन अब ज़रा देखो, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8, अब बन गई परिमेय संख्या। मतलब पहले बहरूपीय की तरह बैठा हुआ था, अब क्या आ गई, अब आ गई परिमेय संख्या। अब निकालेंगे HCF, अब 1 निकलेगा। अब यही काम यहाँ पर भी देखो, 5/25 लिखा है, इसमें देखो ये क्या, ये अभी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी एक बहरूपीय की तरह है, लेकिन काट दें 5 के 5, 5 × 25, अब क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। मतलब HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, समझ में? तो परिमेय संख्या अब समझ में आ गया कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें समझ लो। और अभी यही मासा वाला लासा मासा वाला काम तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 में दिया है, सबसे पहला यही दिया है ना, यही सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। चार टाइप हो गए संख्याओं के, ये चौथा टाइप था। अब इसके बाद आ जाएगा 5वां टाइप, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसका नाम ज़रा पढ़ के देखो, पूरा नाम इसी की तरह है ना, केवल आ जुड़ गया, यानी क्या, जो चीज़ इसमें जैसी है उसका सब क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब केवल एक कॉन्सेप्ट, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने लिखा यहाँ पे 2 बटे में हमने 2.3 लिखा, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? कहोगे हाँ, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाए, बटे में 10 आ जाएगा, हो गया परिमेय संख्या, हो गई परिमेय संख्या। हमने 17/76 लिख दिया, क्या ये परिमेय संख्या है? कहोगे हम बटे में ऐसे भी 1 लिख सकते हैं, और ऐसे ना लिखना जाए तो दशमलव हटा देंगे, बटे में कितना आ जाएगा, जितने दशमलव के बाद उतने 0 लग जाएंगे। दशमलव के बाद इसमें 1 अंक था तो 1 0 लग गया, इसमें 2 अंक है तो 2 0 लग गए, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे कहें, क्या ये परिमेय संख्या 1.4 1 4 1 4 1, फिर यहाँ से 4 1 ऐसे चल रहा है, ऐसे लगातार चलता जा रहा है, ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका दशमलव हटाएं तो हमें पता ही नहीं 1 पे कितने 0 लगाने हैं, दशमलव के साथ तो चल रहा है ना, लगातार लगातार चल रहा है ना, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसका भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। अब यही चीज़ तुम्हारी ऐसे पूरा ना लिख के, पूरा ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जा सकता है, 1.41 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या, कि बार बार क्या आ रहा होगा, 4 1 4 1 करके आ रहा होगा, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट समझ में है? और अभी एक्सरसाइज 1.2 में तुम्हारा यही काम दे रखा है, सिद्ध करना है सबको कि √2 सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सारे सवाल दिए 1.2 जब करोगे। एक्सरसाइज 1.2 देखो जरा, उसमें सारे इसी तरह के सवाल दिए हैं, सारे सिद्ध करने के लिए। एक्सरसाइज 1.2 देखो जरा एक बार, सब दिए हैं यही। बेसिक थोड़ा समझते चलोगे तो अभी जब आगे जब करोगे तो बहुत तेज़ी से आज चीज़ें समझ में आएंगी। क्या इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसमें केवल एक चीज़ लिखनी है तुमको, क्या, इन्हें हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक, रूप में नहीं लिख सकते, याद रहेगा, याद रहेगा इतनी चीज़। अब इसके बाद आ जाएगी तुम्हारी, जिनको हम बोलते हैं सम संख्याएं, या फिर पहले भाज्य संख्याएं ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं, 6 नंबर पे आ जाएगी। पहले सम ही खत्म करते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि क्या बोला जाता है इनको, इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं,
ये तो अच्छे से पता होंगे, ये तो अच्छे से पता होंगे। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो, क्या हो? 2 से विभाजित होती हैं। अभी विभाज्यता के नियम भी लिखा देते हैं सारे, 2 से विभाजित होती हैं। दूसरी चीज़ अगर पूछ ली जाए और क्या होता है इसमें, और क्या होता है, और कह सकते हो कि जो हमारी जो सम संख्या है, इनके अंत में जो भी संख्याएं हो, अंत में क्या हो, इनके अंत में क्या होना चाहिए? अंत में इनके अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या। किसी भी संख्या के बाद में 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो क्या होगी? सम संख्या होगी। तुमसे पूछ दिया जाए क्या 16 इसमें 16 सम संख्या है? क्या पूछा जाए क्या 16 सम संख्या है? बता दोगे? कहोगे आखिर में 6 आया है तो सम संख्या है। 16 2 से कटता है, 2 से 8 बार में कट जाएगा तो सम संख्या है। मतलब वो सारी संख्याएं जो 2 से कटेंगी और जिनके आखिर में ये अंक आए हैं, वो क्या होंगी? सम संख्याएं। ठीक, अब अगली आ जाती है कौन सी? अगली इसके बाद 6 के बाद 7वें नंबर पे, इसके बाद 7वें नंबर पे कौन सी आ जाती है? 7वें पे आ जाती है विषम संख्याएं। कौन सी आ जाएंगी? विषम संख्याएं। अब इसका नाम जरा ध्यान दो, इसके नाम में भी थोड़ा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, सम और उसका उल्टा जैसा लग रहा है, कुछ उल्टा जैसा प्रतीत हो रहा है। अब विषम संख्याएं जो हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। अब विषम संख्याएं जो होती हैं, विषम संख्याओं के बारे में कह दिया जाए तो इनको क्या बताओगे? वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से नहीं कटती हैं। जैसे कि पूछ दिया जाए क्या 3 कटता है 2 से? नहीं कटता है। क्या 17 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। तो सारी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो सब किस में आ जाती हैं? विषम संख्याएं में। 2 से विभाजित नहीं, क्या लिखोगे? 2 से विभाजित नहीं। दूसरी चीज कहा जाए, इनके अंत में क्या आता है? इनके लास्ट में, इनके लास्ट में क्या आएगा? इनके अंत में अगर पूछ दिया जाए, जैसे इसको पढ़ लिया, जिसके भी लास्ट में जो 0 2 4 6 या 8 लिखा होगा वो सम संख्या होगी। जैसे 12 बोल दिया गया, सम संख्या है, 2 से काट देंगे 6 बार में कट जाएगा। हमने 18 बोल दिया, 2 से काट देंगे 9 बार में कट जाएगी। हमने बोल दिया 22 बोल दिया, 2 से काट देंगे 11 बार में कट जाएगी। हमने 46 बोल दिया, 2 से काटेंगे 23 बार में कट जाएगी। हमने 84 बोला, 2 से काटेंगे 42 बार में कट जाएगी। मतलब ये सारी क्या है? सारी सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जा रही हैं। और जो भी संख्या हमने बोली अब तक, उसमें ज़रा देखो लास्ट में या तो 0 था, या तो 2 था, या तो 4 था, या तो 6 था, या तो 8 था, यही सारी चल रही थी। अब इसके अंत में क्या आएगा? इसके अंत में 1 आता है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। इनके अंत में क्या आता है? 1 3 5 7 और 9। ये खुद भी क्या है? विषम संख्या है। और जिसके भी आखिर में जुड़ जाएंगी वो सब क्या बन जाएंगी? विषम संख्या। क्या पूछा जाए? 12 जो है ये भी क्या है? सम संख्या है। अब इनमें से कोई अंक उठाया, हमने यहाँ लिख दिया, ये क्या बन गया? विषम बन गया। फिर से सम उठाया, यहाँ लिख दिया, फिर से सम संख्या बन गई। हमें क्या लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है, केवल अंतिम अंक पे ध्यान देना है, केवल लास्ट डिजिट पे हमारा फोकस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया इतना? अब विषम संख्या के बाद आ जाती है हमारी कौन सी? विषम के बाद 8वें नंबर पे आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसी का, क्योंकि हम जो HCF और LCM निकालेंगे ना अभी, उसमें सबका इस्तेमाल यही होगा। सब इन्हीं से काटेंगे। कोई 4 से नहीं कटेगा, कोई 6 से नहीं कटेगा, कोई 8 से नहीं काटेंगे। हमेशा जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 में दिया है, सबके कहे गए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, सबका LCM HCF निकालना है। और जो भी HCF LCM निकालना है, उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो असल में इन अभाज्य संख्याओं से ही करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम इन्हीं से करेंगे। ठीक, तो अभाज्य संख्या, इनको क्या बोला जाता है? इनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये कौन सी होती है? इसमें केवल दो चीज़ें याद रखनी, याद रहेगा। इसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसके केवल कितने? इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड होंगे। अच्छा, वो 2 गुणनखंड होते कौन से हैं? वो 2 गुणनखंड होते कौन से? पहला तो एक होगा। पहला क्या होगा? 1 होगा। और दूसरा, वह संख्या खुद हो जाएगी, वो संख्या स्वयं हो जाएगी। जैसे हमने बोल दिया क्या 17,
हमने 17 बोला, क्या बताओ ये पहला तो 1 से कट ही जाएगा 17 बार में, 17 1 के 17। अब 17 खुद से ही तो कटेगा, और तो किसी के पहाड़े में आता नहीं है। क्या बोल दिया जाए, क्या हमने बोला 97 बोल दिया, क्या ये किसी से कटेगा? इतनी बड़ी संख्या है। तो इसके गुणनखंड कितने निकलेंगे? पहला गुणनखंड 1, दूसरा ये खुद बन गया। मतलब ऐसी संख्याएं जिसके केवल कितने गुणनखंड हों? केवल 2 गुणनखंड हों, वो सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो सारी क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें भी याद रखना, कुछ अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि कितनी होती हैं टोटल। टोटल अगर पूछ दी जाए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? इकलौती समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2, क्योंकि 2 से ही हम पहाड़े स्टार्ट करते हैं, 2 और किसी में आता ही नहीं। अब इसके अलावा बताओ कोई 2 की तरह कोई अदर है जो सम संख्या है जो अभाज्य हो? कोई भी सोच के देखो। क्या 4 अभाज्य है? कैसे? वो तो 2 से कट गया। 4 को अगर हम लिख दें, हमने क्या बताया, 4 के जो भी संख्या लिखे उसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड। इसके गुणनखंड लिखो जरा। 4 का पहला तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से भी कट जाएगा, तीसरा खुद से भी कटेगा। कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 को अगर देखें, 5 क्या है? देखो 1 से कटेगा, दूसरा क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। केवल 2 गुणनखंड निकले। मतलब वो सारी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो सब क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। और जिसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए वो क्या बन जाएगी? भाज्य संख्या बन जाएंगी, वो कंपोजिट नंबर बन जाएंगी। उसको भी हम आगे कर रहे हैं, ठीक। तो अभाज्य संख्या क्या? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कुछ लिख लो अभाज्य संख्याएं उदाहरण के तौर पे, कुछ उदाहरण के तौर पे लिख लो। जैसे कि 2 आ जाता है, और कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाएगा, 13 आ जाता है, 17 आ जाता है, 19 आ जाएगा। और याद रखना, जब अभी लासा या मासा निकालोगे ना, तो हम उनको जो काटने के लिए जो पहाड़े वगैरह पढ़ते हो वो यही संख्याएं चलती हैं, इनके अलावा कोई अदर संख्या नहीं आती है। ये ना करना कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद तुमने देखा 4 से कर दें तो 4 से कट जाएगा, नहीं, इन्हीं से चलेगा, ठीक। जो हमको लासा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालना है, वो सब हम इन्हीं अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं, ठीक। अदर कोई संख्या नहीं आती है, ठीक। 19 के बाद अच्छा कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 23 आ जाएगी। क्या 21 आएगी अभाज्य संख्या में? 21 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? किससे किससे कटती है? 1 से कटेगी, फिर 3 से कट जाएगी, फिर 7 से कटेगी, फिर खुद से भी कटेगी। 2 से तो ज़्यादा हो गए ना, 4 हो गए जाके। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो सब क्या बन जाएंगे? वो सब हमारी भाज्य संख्या बन जाएंगी। सब क्या बन जाएंगी? कंपोजिट नंबर्स बन जाएंगे। अच्छा, 23 के बाद कौन सा आ जाएगा? 23 के बाद 29 आ जाएगा। 27 नहीं आएगा क्योंकि 3 से और 9 से कट जाते हैं, और 1 और 27 तो खुद आएगा ही। अच्छा, 29 के बाद कौन सा आ जाएगा? 31 आ जाएगा। बताओ ज़रा, 31 के बाद ज़रा सोचो, 100 तक तुमको 37 आ जाएगा। और कौन सा आएगा? क्या 42 आएगा? 3 से 13 से दोनों से कटेगा। और कौन सा आ जाएगा? 41 आ जाएगा। 41 के बाद 43 आ जाएगा। 43 के बाद कौन सा? 47 आ जाएगा। 47 के बाद 49 तो आएगा नहीं, कौन सा आ जाएगा? 53 आ जाएगा। 51 देखो तुम्हारा 3 से कट जाएगा, जोड़ लिया करो। 51 बोला तुमने, जोड़ो 5 और 1 जोड़ा कितना हुआ? 6। 3 के पहाड़े में आएगा, खत्म। तुमने बोला 57 कट जाएगा, 57 जोड़ के देखो, 7 और 5 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है, काम खत्म, कट जाएगी। अभी विभाज्यता के नियम लिखाएंगे, उसमें तुमको संख्याएं भी बता देंगे, किससे कौन सी संख्या देख के बता सकते हो कटेगी या नहीं कटेगी। तुमसे बोल दिया गया कि बताओ, हमने बोला बताओ 147 क्या 174 क्या कटेगा? 174 3 से कटेगा। तुम क्या करोगे? भाग करोगे इसको 3 से। क्यों भाग करना है? भाग ही क्यों करना है? इसको जोड़ो ज़रा। 1 में 7 जोड़ा कितना हुआ? 8। 8 में 4 जोड़ा कितना हुआ? 12। क्या 12 कटता है 3 से? काम खत्म, सीधा सीधा। चाहो तो भाग करके देख लो, आराम से कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, 3 से काटने के लिए और 9 से काटने के लिए नियम एक होता है, अंकों को जोड़ो, बस काम खत्म। अंकों को जोड़ो, जैसे कि ये लिखा है 12, 3 से तो कट रहा है, क्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि 9 के पहाड़े में 12 आता ही नहीं। 9 का कोई गुणनखंड ही नहीं है, कोई गुणनफल ही नहीं है 12। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 53 ऐसे ही चलती रहती हैं लगातार, ठीक। अब अभाज्य हो गई। अभाज्य के बाद आ जाती कौन सी? भाज्य संख्या। कौन सी आ जाएंगी? 8 के बाद 9 नंबर पे कौन सी आ जाएंगी? भाज्य संख्या।
भाज्य संख्याएं जिनको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर्स। क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो हमारी ये भाज्य संख्याएं हैं, इसके हमने क्या बताया, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, कैसे 2 से ज़्यादा होंगे। भाज्य संख्या के एग्जाम्पल दे सकते हो, उदाहरण बता सकते हो कोई भी, जैसे कि 4 बोल दें, 6 बोल दें, 10 बोल दें, 15 बोल दें, 29 बोल दें। 23 और 29 तो भाज्य में आ गए। खैर अगर हम 25 बोल दें, ये सारी भाज्य हो जाएंगी। 5 से कटेगा, 25 से भी कटेगा, खुद से भी 1 से भी कटेगा, 3 हो गए गुणनखंड। मतलब वो सारी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे सब क्या होंगी, सब भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर होंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट, इतना क्लियर है। अब जब संख्याएं इतनी पढ़ ली, इतनी संख्याएं तुम्हारी ज़रूरत पड़ेंगी, इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी पढ़ने लगोगे तो भाज्य संख्याएं आ जाएंगी और भी कई सारी आ जाएंगी। इतना जो तुम्हारा ज़रूरी था इसके हिसाब से हो गया। अब तुमको पता होना चाहिए विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम लिखा दें या फिर साथ में समझाते रहेंगे, साथ में समझाते रहेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ, छूट गया क्या, इसलिए 2 भागों में बोर्ड को डिवाइड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा। अब पहले HCF और LCM समझ लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं ना। पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। HCF LCM के 2 तरीके बताते हैं तुमको, जो तुमको आसान लगे उसको इस्तेमाल करना, लेकिन इस्तेमाल एक ही हमको असल में करना होगा। अच्छा HCF और LCM, लासा मासा कहने से ज़्यादा सब यही कहते हैं ना, साफ साफ HCF LCM बोला जाता है। लासा मासा कम बोलते हैं, HCF LCM ज़्यादा बोला जाता है। HCF और LCM का ज़रा फुल फॉर्म बता सकते हो क्या होते हैं, कुछ कट तो नहीं रहे। HCF LCM का फुल फॉर्म बताओ ज़रा क्या होते हैं। HCF और LCM का अगर हम फुल फॉर्म पूछ दें, उसका पूरा रूप, H से क्या होता है, H का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, सबका मतलब बताओ ज़रा, बताओ सबका मतलब बताओ ज़रा एक बार। अब ज़रा देखो, सबको समझ लो अच्छे से, इधर का पूरा नोट डाउन हुआ। पहले HCF को समझ लो। असल में 2 चीज़ें हमको पढ़नी है, कौन सी, पहला होगा HCF और दूसरा क्या, LCM। यही 2 चीज़ें हमको क्लियर करनी है। अब ज़रा दोनों को ज़रा ध्यान से देखना। पहली चीज़ हमने क्या बताई, पहला जो HCF है, HCF का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो L है LCM, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके नाम से ही तुम्हारा LCM से समझ में आ जाएगा कि असल में होता क्या। केवल इसके नाम पे फोकस करना, इसके नाम पे फोकस करना। इसका हिंदी में मतलब नाम क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम। क्या कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक। और इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ा। अभी हम ऐसे जब हाईएस्ट को पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है सबसे ऊंचा, जब इंग्लिश में पढ़ेंगे। लेकिन मैथ के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट का मतलब क्या है, सबसे बड़ा। ऐसे पूछा जाए कि सब इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो उसमें कहा जाता है सबसे ऊंचा। हाईएस्ट का मतलब क्या हो जाता है, सबसे ऊंचा। कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, व्हाट इज विच एवरेस्ट, या फिर कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। चोटी के लिए ऊंची हाईएस्ट पीक पूछ दी जाती है। अब हाईएस्ट पीक का मतलब क्या हुआ, को सबसे ऊंची चोटी पूछ रहे हैं, सबसे ऊंचाई पर वाली चीज़ पूछ रहे हैं। लेकिन इसमें हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा। और इसमें जो लीस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा या फिर कम से कम, सबसे बड़ा। और लीस्ट का मतलब क्या बताया, सबसे, लीस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटा या फिर कम से कम। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे फैक्टर लिखा है, फैक्टर का मतलब क्या होता है,
फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होगा? गुणनखंड। और जो नीचे मल्टीपल लिखा है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। क्या होता है? गुणज। और इसी को जब पढ़ोगे तो मल्टीपल से आ जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। भाग के लिए क्या लगाते हो? डिवाइड। ऐड कहते हो, ऐड को पूरा नाम बोला जाए तो इसको एडिशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ हो जाते हैं। घटाने को क्या बोल देते हो? सब्सट्रैक्ट बोल देते हैं। अब ज़रा देखो, इसी को तुमने वो भागो जोगा वाला पढ़ा है? बॉडमास। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ का लगा हो, उसके बाद डी आता है तो डिवाइड कर रहे हैं, भाग करते हैं, सारे चिन्ह एक साथ लगा के दे दिए जाते हैं सवाल कि इस तरह से मान लिया दे दिया गया, ऐसे लिखा 2 + 3 गुणा 4 भाग 2 गुणा में 6, ऐसे दे दिया गया। एक ही साथ कई सारे चिन्ह लगे हुए हैं, उनमें ये सारी चीज़ें उसके लिए ये नियम काम आ जाएंगे। अभी आगे करेंगे तो उसमें हम चीज़ें बता देंगे। सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है? घटाना। अब ज़रा इतनी चीज़ों से ही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना। हमने क्या बताया? हमने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई तुमको, एक HCF बताया, दूसरा क्या बताया? LCM बताया। HCF के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं, दोनों के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? LCM और HCF निकाल देते हैं दोनों का। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अगर ले लें, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो ज़रा एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस करना। कोई भी एग्जाम्पल ले लें, हमने मान लिया यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया हमने 12 और हमने ले लिया 24 और 28 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। पहले समझने वाला तरीका देखेंगे, उसके बाद जो जैसे तुमको कॉपी में पेपर वगैरह में करना है वो तरीका देखेंगे। पहले केवल समझने वाला देखो, पहले समझने वाला तरीका देखो। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो घर से आराम से सारे एक्सरसाइज करके ला सकते हो। हम यहाँ पे करा देंगे दोबारा तो तुम्हारे मैच हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से तो अपना घर पे भी करना चाहो तो कर लोगे। मीनिंग नोट कर रहे हो क्या? चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, HCF हमें किसका किसका चाहिए? 24 का और 28 का। देखो हम पहले HCF निकालते हैं, यहाँ पे HCF निकालते हैं। हम पहले HCF निकाल देते हैं, किसका? 24 का और 28 का। अच्छा, HCF का हमने फुल फॉर्म बताया, पूरा नाम बताया। क्या बताया? पूरा नाम HCF का क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या? जिससे जिससे ये कट जाए। बताओ 24 क्या 1 से कटेगा? 2 से कटेगा? क्या 3 से कटेगा? 3 8 24 होता है। क्या 4 से कटेगा? 4 के बाद क्या 5 से कटेगा? 6 से? 6 से कटेगा। 6 के बाद 7 से कटेगा? 8 से? 8 के बाद 9 से कटेगा? नहीं। 10 से? नहीं कटेगा। 11 से? नहीं कटेगा। 12 से कट जाएगा? 12 से कटेगा। और 12 के बाद किससे कटेगा? खुद से ही कटेगा। फैक्टर कहे गए तो जिससे जिससे कटता है वो लिख दिया। अभी LCM में, अगर LCM अभी निकालना है हमको LCM निकालना होगा। LCM में क्या करना है? LCM में हमें क्या? LCM का मतलब M आता है लास्ट में। इसमें लास्ट में F था। F का मतलब क्या था? फैक्टर। इसमें लास्ट में M है। M का मतलब क्या है? मल्टीपल। मतलब इसके गुणज लिखने। 24 का पहला गुणज 24 के 24 ही होते हैं। दूसरा गुणज क्या होगा? 24 दूनी 48 हो जाएंगे। गुणज का मतलब क्या? मल्टीपल लिखने। गुणज यानी कि मल्टीपल लिखने। 48 24 दिए कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। 24 चक्कू कितने हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा। ये इसके क्या है? ये इसके गुणज हैं, इसके मल्टीपल हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में M लिखा था, इसमें लास्ट में F लिखा था, यानी फैक्टर मतलब जिससे इससे कटा था वो लिख रहे हैं। अब इसमें भी लिखो ज़रा 28 में। 28 का क्या बताओ? 1 से कटेगा? क्या 2 से कट जाएगा? क्या 3 से कटेगा? 4 से? 4 से कितने बार में जाएगा? मीनिंग हो गई ना ये? 4 सत्ते 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? तो 4 से कट जाएगा। 4 के बाद क्या 7 बार जा रहा है तो 7 से भी कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा? क्या 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से कटेगा। और 14 के बाद किससे कटेगा? सीधा 28 से कट जाएगा। 14 से कटेगा और 14 के बाद कितने से? 28 से। अब बात करते हैं इसकी HCF की। अब इसका HCF निकालते हैं। किसका किसका? 24 का 28 का। अभी वो वाला जो तरीका अभी उसमें नहीं, शुरुआत में सम और विषम संख्याएं करके बताई थी, उसमें हम ऐसे लाइन करके कर रहे थे। यही तरीका तुमको पेपर में इस्तेमाल करना है। लेकिन ये वाला तरीका समझ लोगे तो हाँ समझ में आएगा कि HCF असल में होता क्या है।
अब देखो एचसीएफ का पूरा नाम क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में आया हो, और फैक्टर का मतलब क्या, गुणनखंड। अब सब इसमें देखो दोनों में कौन कौन से आए हैं, दोनों में 1 आया है, दोनों में 2 आया है, दोनों में 4 आया है, और कोई आया दोनों में नहीं। लेकिन अब इतने आए तो इनमें से एचसीएफ कौन सा होगा, कौन सा होगा, 4 क्यों होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहला लेटर जो था वो था एच। एच का मतलब क्या था, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, तो एचसीएफ कितना आएगा, 4। अब इसी को तुम अगर दूसरे तरीके से निकालो, अभी हम दूसरा तरीका बताएंगे, इसको देख लो पहले, अभी दूसरा बताएंगे तो उसमें भी इतना ही आएगा। ये समझने के लिए हो गया कि हमें गुणनखंड ही निकालने हैं। एचसीएफ निकला। अब ज़रा देखो इसके हम 28 के मल्टीपल लिखो जरा, गुणज लिखने। एलसीएम क्या, मल्टीपल एम से मल्टीपल हो रहा है, तो 28 के 28, 28 दूनी 56, 28 ये कितने हो जाएंगे, जोड़ते जाओ, 5 6 14 हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाएंगे, 7 में जैसे ही एक जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 28 कितने हो गए, 84 हो गए। 28 चक्कू कितने हो जाएंगे, 28 चक्कू 4 8 32 हो जाएंगे, हासिल में 3 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में जैसे ही 3 जोड़ दोगे, 8 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएगा, 112 आ गया। 28 पंचे कितना हो जाएगा, 28 पंचे 280 के आधा 140 हो जाता है। उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा, उनको कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, वरना इसके गुणनखंड ही करते रहना। फिर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पे 16 को ले लेते हैं, एलसीएम इसका निकाल देते हैं। एचसीएफ के लिए तरीका समझ में आ गया, है ना, बहुत लंबी संख्या आ जाएंगी, कंफ्यूज करेगा आखिरी में। एलसीएम हम क्या कहते हैं, 16 के लिए ले लेते हैं। अब 16 को हमने अगर लिया तो 16 का पहला गुणनफल कौन सा होगा, गुणज कौन सा होगा, 16 होगा। दूसरा कौन सा होगा, 32। तीसरा कौन सा होगा, 48। चौथा कौन सा होगा, 64। पाँचवा कौन सा होगा, 80। और ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसमें ज़रा लेटर पे ध्यान देना। एल से क्या मतलब था, लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या बताया था, सबसे छोटा। अब इसमें देखो पहले बीच में कॉमन आया है, मतलब हमें दोनों में देखना है कि दोनों में कौन सा है, दोनों में कौन सा है। देखो 48 यहाँ भी है, 48 भी, और हमें सबसे छोटा कहा गया, तो इससे छोटा तो कोई दूसरा ही नहीं जो दोनों में है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से अगर निकालोगे तो तुम्हें केवल सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या देखनी है। अब तुम अपना दूसरा तरीका जो तुमको एग्जाम में लगाना है, जो तुम्हारे क्वेश्चन जितने दिए उनको जैसे सॉल्व करने, वो तरीका देखो यहाँ पे, वो तरीका इतना समझ में आ गया ना। अब जो तुमको तरीका लगाना है उसको देख लो ज़रा। हम इसी का निकाल देते हैं, 24 और 28 का मान लेते हैं, दोनों का निकाल देते हैं, 24 का और 28 का निकाल देते हैं। तो देखो 24 को करोगे 2 से करोगे कितने बार जाएगा, 12 बार। 2 से कर दोगे कितने बार जाएगा, 6 बार। 2 से करोगे कितने बार जाएगा, 3 बार। और 3 से कर दोगे कितने बार जाएगा, 1 बार। अब दूसरी कौन सी संख्या दी गई, 28। 28 का 2 से कर दोगे कितने बार, 14 बार। 2 से करोगे कितने बार, 7 बार। 7 क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या हमेशा खुद से कटती है। समझ में आया? यानी कि इसके गुणनखंड 24 के गुणनखंड कौन कौन से निकले, 24 के गुणनखंड कौन कौन से निकले, 2 निकला, फिर गुणा में 2 आया, फिर गुणा में 2 आ गया, फिर गुणा में कितना आया, 3। 2 2 कितनी बार आया था, 3 बार, और आखिरी में 3 आ गया। इसमें 28 पे ध्यान दो ज़रा, 28 पे ध्यान दो, कितना है, 2 है, फिर गुणा में 2 है, फिर गुणा में कितना है, 7। अब एचसीएफ की बात करें, अगर एचसीएफ देखना सेम निकलेगा, 28 और 24 का, 24 और 28 का एलसीएम जो एचसीएफ जो है वो क्या होगा, सेम निकलेगा। एचसीएफ कौन सा होता है, जो दोनों में आया हो। देखो क्या 2, ये देखो दोनों में है, लिख लिया, फिर गुणा लगा दिया, क्या 2 दोनों में है, फिर आ गया 2 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4। अदर कोई तो है नहीं दोनों में। अब हमें इसका एलसीएम भी चाहिए, हमें इसका लासा भी चाहिए। तो लासा के लिए हम क्या करेंगे, लासा के लिए, एलसीएम के लिए ज़रा देखो क्या करना है। एलसीएम के लिए जो बचे हुए हैं उनको लिखो, कौन कौन सा बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, और दूसरे वाले में कौन सा बचा है, 7। और जो एचसीएफ निकल गया उसको भी उठाओ, यहाँ पे पटक दो, उठा के रख दिया यहाँ पे, हो गया। अब गुणा करो ज़रा, इसका कितना आ जाएगा, गुणा करो, 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 6 7 42 हो जाएंगे। 42 का 4 से करोगे, 84 दूनी कितने हो जाते हैं, 4 दूनी 8 8 16 168 हो जाएंगे। यानी कि एलसीएम कितना निकल के, 168 निकल के। कॉन्सेप्ट समझ में आया। एचसीएफ देखो सेम आ गया। अब अगर हम 24 और 16 को ले लेते,
अगर इसी जगह पे हम 16 और 24 को ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना निकला था, 24 और 16 को 48 निकला था। एचसीएफ की जांच हो गई कैसे सेम निकल के, और यही तरीका तुमको एग्जाम में लगाना है पूरा शुरू से लास्ट तक। ठीक, अब 24 और 16 को निकाल देते हैं। और हम क्या करेंगे, अभी इतना ही नहीं करना है, सवालों में तुमको इतना ही नहीं करना है, उसमें क्या करना होगा, जो आंसर निकले हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं ना, इसकी जांच भी करनी होती है, इसको चेक भी करना होता है क्या हमारा जो आंसर आया वो सही आया है या फिर गलत है। इसकी जांच भी करेंगे, लिखा भी होगा साथ में उसकी जांच भी करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी कॉन्सेप्ट आ जाएंगी। तो ज़रा इसको पहले समझ लो। एक बार हम 24 और 16 को भी देख लेते हैं। किसको, 24 और 16 को। अच्छा, 24 के सारे गुणनखंड तो पता हो गए ना, 2 आया था, फिर 12 आया था, फिर 2 से किया था 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यही आया था। 16 पे ध्यान दो ज़रा, 16 पे क्या आया है, 2 से करोगे 8 बार, 2 से किया 4 बार, 2 से करोगे 2 बार, और 2 से किया 1 बार। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में है। अब इसके हम क्या करते हैं, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड लिख देंगे। 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, फिर 2 आया है, 2 आया है, उसके बाद फिर 2 आया है, उसके बाद कितने हैं, 3। अच्छा, 16 पे ध्यान दो ज़रा, कितने हैं, 2 आया है, फिर क्या है, 2 है, उसके बाद भी 2 है, और उसके बाद भी क्या है, 2 है। अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की किसके, 24 और 16 की। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में है, क्या ध्यान दो, दोनों में, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो ये 2 कितनी बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा करो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी, एचसीएफ कितना निकला, 8। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या बताया था अभी, जो बचा हुआ है उसको लिखो, 3 गुणा 2, और जो आया है उसको लिख दो, जो आया है उसको लिख दो। गुणा करो ज़रा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 ठीक कितने हो जाते हैं, क्या सेम आया है, क्या सेम आया, अभी पहले वाले में तो 48 निकला था, जब वो तरीका बताया था गुणन लिख के वाले, गुणज वाले, उसमें भी तो 48 निकला था। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है। अब ज़रा देखो, इतना हमें जब कर लेंगे, इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, इतना करने के बाद हमको करनी होती है जाँच। इतना करने के बाद हम जाँच करते हैं कि हमारा जो एचसीएफ निकला है, जो एलसीएम निकला है, वो हमारा सही आया है या फिर गलत है। अब ज़रा हम क्या करते हैं, हम संख्याओं को लिख लेते हैं, 24 और 16 है, और हमारा जो एचसीएफ निकला है, एचसीएफ कितना निकल के आया है, 8 निकला है, और एलसीएम कितना निकला है, 48। थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसकी जांच करने के लिए, समझ लो, उसके बाद फिर आराम से खुद ही कर लोगे, समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रा देखो, हम क्या कहते हैं, इसकी हमें जांच करनी होगी, हमें इसकी जांच करनी होगी। जांच का सीधा सा सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का, याद रखना जांच केवल 2 ही संख्याओं पे काम करेगा, 3 पे नहीं। हाँ, लासा और मासा निकालने का 3 के लिए भी तरीका वही है। हम अभी एचसीएफ निकालने के लिए क्या कर रहे थे, 2 संख्याएं दी गई, जो दोनों में जो आया था वो एचसीएफ था। 3 संख्याएं जब दी जाएंगी तो क्या देखेंगे, जो तीनों में आया हो वो एचसीएफ में जाएगा। 4 दी गई तो जो चारों में आया हो, जैसे आगे 3 वाले दिए भी हैं, तुम उसके गुणनखंड जैसे निकालना है वैसे ही निकालेंगे, जैसे अभी 16 और 24 का निकाला वैसे ही निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे। फिर तीनों में जो आया होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा, और जब तीनों में कुछ भी सेम ना मिले तो क्या होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब ज़रा देखो, हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल, बराबर पे क्या हो जाता है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अच्छा, 2 संख्याओं का गुणनफल कहा, 2 संख्याओं को कौन कौन सी दी गई है, 24 दिया है और 16 दिया है। 2 संख्याएं कौन सी हैं, 24 और 16 है। तो ज़रा देखो, यहाँ पे 24 लिख लिया, और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणनफल बोला है ना, तो गुणा में आ जाएगा कितना, 16, बराबर पे क्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितने, 8, और गुणा में एलसीएम कितने, 48। हमारा जो एचसीएफ एलसीएम है, जो सवाल को हमने हल किया है, ये सही तब होगा जब दोनों तरफ क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो 16 चक्कू कितने हो जाएंगे, 64, हासिल में कितने, 6, 16 दूनी 32, 6 38, कितना आया एक साइड, 384। उधर हल करो ज़रा, 8 8 64 हो जाते हैं, हासिल कितने, 6, 8 चक्कू 32, 6, दोनों साइड बराबर आया। मतलब हमारा जो एचसीएफ एलसीएम जो निकाला गया था वो क्या था, सही था।
कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा क्या किया ना? अब ज़रा हमें कुछ का निकाल के बताओ, फिर हम आराम से घर से एक्सरसाइज हो जाएगा कि हाँ कर लाओगे। 14 और 24 का निकालो, दूसरा 16 और 96 का निकालो। दोनों का ज़रा निकालो, जांच करके दिखाओ हमें। तरीका समझ में आया ना? निकालो और ज़रा जांच करके आंसर बताओ।